प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उससे पूर्व 20 वर्षों तक वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में बलबन जब गद्दी पर बैठा तो बलबन के लिए माना गया कि बलबन शुरुआती तुर्की सत्ता का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था और वह एक गुलाम अधिकारी के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया था उसने। बलबन वैधानिक शासक की महत्वपूर्ण योग्यता अर्थात दासता से मुक्त नहीं था। उसके ऊपर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या का भी आरोप था। तो ऐसी स्थिति में जब सुल्तान होने के औचित्य को वैधानिक सिद्ध करने की ज़रूरत थी तो बलबन ने राजत्व सिद्धांतों का सहारा लिया। यानी बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था वो आज हम पढ़ेंगे। यानी बलबन ने जो शासन किया तो उसके लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। बलबन का राजस्व सिद्धांत किसी एक सिद्धांत पर आधारित न होकर अनेक सिद्धांतों का सम्मिश्रण था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के शासनकाल में सुल्तान पद के संदर्भ में हमने देखा था कि सुल्तान पद की गरिमा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सुल्तान पद की कोई प्रतिष्ठा नहीं बची थी। तो ऐसी स्थिति में जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसके लिए ज़रूरी था कि सुल्तान पद की गरिमा में वृद्धि करे, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। बर्नी लिखता है कि सरकार का भय जो सुशासन का आधार और राज्य के यश तथा वैभव का स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा था और देश में अव्यवस्था का बोलबाला था। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि सरकार के प्रति लोगों में भय नहीं था, अधिकारियों में भय नहीं था और सुल्तान एक कठपुतली शासक मात्र रह गया था। जैसा कि हमने रजिया के शासनकाल के दौरान हमने बात की थी कि जो तुर्की अमीर थे या चालीसा दल के सदस्य थे वो अपनी मन मर्जी के सुल्तान को गद्दी पर बिठाना चाहते थे और उसे पसंद नहीं करते थे तो उसे गद्दी से हटा दिया जाता था या उसकी हत्या तक कर दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में राज्य अव्यवस्थित हो चुका था और ऐसे में बलबन के लिए ज़रूरी था कि वे अमीरों के मध्य अपने औचित्य को सिद्ध करे, सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करे एवं सुल्तान की चयन प्रक्रिया को अमीरों की गुटबंदी से अलग करे। बलबन इन कार्यों को करने में सफल रहा। चूँकि वह एक निम्न अधिकारी से एक सुल्तान जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा था तो ऐसी स्थिति में सुल्तान के रूप में वह अनेक ऐसे अधिकारियों को निर्देशित कर रहा था जिनके अधीन वो कभी काम कर चुका था। तो ऐसी स्थितियों में उसे अपने पद की गरिमा बनाए रखने में अन्य सुल्तानों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयाँ थी। यानी वो वंशानुगत रूप से गद्दी पर नहीं बैठा था, एक गुलाम रह चुका था। बहुत सारे उसके समकक्ष या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी अभी भी मौजूद थे जो उसके लिए बराबरी का दावा कर सकते थे, उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते थे। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान पद की गरिमा को बनाए रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। प्रोफेसर सतीश चंद्र इस संदर्भ में लिखते हैं कि बलबन ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा और शक्ति को बराबर बढ़ाने का प्रयास किया क्योंकि उसका विश्वास था कि मौजूदा अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने का अकेला यही रास्ता था। यह वह युग था जब सत्ता और शक्ति को राजकीय वर्ग में जन्मे व्यक्तियों का विशेषाधिकार माना जाता था या उनका जो किसी प्राचीन कुल के होने का दावा कर सके। अतः उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए और यही कदम उसके राजत्व सिद्धांत के रूप में भी जाने जाते हैं। सर्वप्रथम उसने ये कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अर्थात राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत पर उसने बल दिया। बलबन ने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत खुदाई माना, जो मान मर्यादा की दृष्टि से केवल पैगंबर के बाद है। साथ ही वो ये मानता था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका हृदय देवी प्रेरणा का भंडार है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि सुल्तान जो कह रहा है या जो कर रहा है वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। दूसरा उसके द्वारा किया गया कार्य था शाही वंशज होने का दावा। बलबन ने सत्ता पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए यह ऐलान किया कि वे दंत कथाओं के मशहूर ईरानी बादशाह
अफसरयाब का वंशज है, यानी अफसरयाब के वंशज को जो भी सम्मान प्राप्त था वह उसे भी मिले। तीसरा कार्य उसके द्वारा किया गया सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए वह था राज दरबार को भव्य तथा अनुशासित बनाना। शासन को सुव्यवस्थित रखने व ताज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह दरबार के गौरव को भी बनाए रखना चाहता था। वह ये अच्छी तरह जानता था कि यदि दरबार में पूर्ण अनुशासन रखा जाएगा तो सामंत उसका आदर करेंगे तथा जनता भी डरकर स्वामी भक्त बनी रहेगी। इसी संदर्भ में डॉक्टर ईश्वर टोपा लिखते हैं कि वह यह भी जानता था कि दरबार में किसी से मजाक करना तथा ज़्यादा बातचीत करना ताज की प्रतिष्ठा को कम करता है। इन्हीं कारणों से बलबन दरबार में कठोर बना रहता था। उसके दरबार में पूर्ण शांति, अनुशासन, व्यवस्था रहती थी। कोई दरबारी परस्पर मजाक नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कोई भी अमीर, सरदार और दरबारी सुल्तान से सीधे बात भी नहीं कर सकते थे। उनका मध्यस्थ महामंत्री नामक अधिकारी होता था जो दरबारियों की बात सुल्तान तक पहुँचाता था और सुल्तान की बात दरबारियों तक पहुँचाता था। उसने दरबारियों के लिए एक वेशभूषा भी निश्चित कर रखी थी और दरबारियों को, सरदारों को उसी वेशभूषा में दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। 1259 ईस्वी में जब हलाकू के दूत दिल्ली आए तो बलबन ने दरबारी शान शौकत को प्रस्तुत किया था। बलबन के दरबार की भव्यता मध्यकालीन इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध थी। मध्य एशियाई देशों तक उसकी जो है प्रशंसा वैभव की पहुंची हुई थी। प्रोफेसर सतीश चंद्र कहते हैं कि जनता पर सरकार की शक्ति की छाप छोड़ने और रोब डालने के लिए बलबन एक शानदार दरबार लगाता रहा। जब भी वह कहीं बाहर जाता, नंगी तलवारें लिए अंगरक्षकों का एक बड़ा दल उसको घेरे हुए रहता था। इसका उद्देश्य यही था कि वो सरदारों को आतंकित करना चाहता था। इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत जीवन में सुधार की। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को उच्च बनाया। उसने मदिरापान करना तथा रंगरेलियाँ बनाना बंद कर दिया। वह हमेशा गंभीर बना रहता था तथा जनता और अमीरों से नहीं मिलता था। बलबन दरबार में संपूर्ण राजसी वैभव के साथ आता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके निजी अंगरक्षकों व सेवकों ने भी कभी उसे सामान्य वस्त्रों में नहीं देखा था। वह अपना अवकाश का समय शिकार खेलने और सूफियों की संगति में व्यतीत करता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि बलबन ने उच्च पदों पर उच्च वंशीय लोगों को नियुक्त किया। यानी वो ये सोचता था कि उच्च पद पर वही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। वह चूँकि स्वयं को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में पेश करना चाहता था, उसने महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर उन लोगों को बैठाने से इनकार कर दिया जो किसी कुलीन वंश के नहीं थे। वह अकुलीन व्यक्तियों से किसी भी प्रकार के संपर्क को शासकीय मान मर्यादाओं के प्रतिकूल मानता था। इसका मतलब ये था कि शक्ति और सत्ता के सभी ऊंचे पदों से भारतीय मुसलमानों का लगभग पूरी तरह सफाया हो जाना। इतिहासकार बर्नी के अनुसार उसने एक महत्वपूर्ण व्यापारी को केवल इसलिए मिलने से मना कर दिया क्योंकि वह उच्च कुल में उसका जन्म उच्च कुल में नहीं हुआ था। उसने लगभग 30 ऐसे अधिकारियों को पद से हटा दिया था जो उच्च कुल के नहीं थे। विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करेंगे बलबन के द्वारा फारसी परंपराओं को अपनाए जाने की। यानी बलबन फारसी रीति रिवाजों एवं परंपराओं को अपने दैनिक जीवन के साथ समायोजित करता था। उसका मानना था कि फारस की मान्यताओं को स्वीकार किए बिना राजत्व की गरिमा व्यवहारिक नहीं हो सकती। अपने निजी जीवन में वह इन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करता था। उसने अपने पोत्रों का नामकरण भी फारस के महान शासकों जैसे केकुबाद, केक्यूमर्स व के खुसरो के नाम पर किया। उसने सुल्तान बनने के बाद दरबार में अमीरों के लिए सिजदा यानी सुल्तान के समक्ष झुककर उसको प्रणाम करना और पेबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना जैसी फारसी परंपराओं को अनिवार्य कर दिया था। फारसी परंपराओं को उसने क्यों अपनाया, तो इसके पीछे एक गंभीर कारण था। वस्तुतः फारस में निरंकुश राजतंत्र को मान्यता दी गई थी और फारसी परंपराओं ने इस्लामी सिद्धांतों को
गंभीर रूप से प्रभावित किया था। यानी जो फारसी परंपराएं हैं उन्होंने इस्लामी जगत को सांस्कृतिक रूप से काफ़ी प्रभावित किया था और इसलिए बलबन भी उन परंपराओं को अपने राजनीति में स्थान देना चाहता था। इसके बाद विद्यार्थियों बात करेंगे रक्त और लोह की नीति के बारे में। तो बलबन ने अपने समय में अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को या विद्रोहियों को या आसपास जो चोर डाकू और जो मेवाती थे दिल्ली के आसपास, उनके दमन के लिए काफ़ी क्रूर नीति अपनाई, जिसे रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। रक्त और लोह की नीति कहा जाता है। आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, विश्व का इतिहास जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि जर्मनी के एकीकरण में वहाँ के चांसलर बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का प्रयोग किया था और वह आधुनिक काल की बात है। लेकिन जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो बलबन ने भी रक्त और लोह की नीति को अपनाया और इसके माध्यम से उसने कानून व्यवस्था को स्थापित किया। तो बलबन के बारे में हमने देखा था कि जब वह गद्दी पर बैठा तो दिल्ली के आसपास और दोआब क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। गंगा, यमुना दोआब और अवध में सड़कों पर डाकू और लुटेरे घुमा करते थे। इस क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे और सरकार की अवहेलना करने लगे थे। दिल्ली के निकट रहने वाले मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह दिल्ली शहर की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये सीधे सीधे सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने जैसा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। लुटेरों को निर्ममतापूर्वक मारा गया, दिल्ली के आसपास के जंगल काट डाले गए और वहां अनेक फौजी थाने कायम किए गए। दोआब और कटिहार में बलबन ने जंगलों की सफाई का आदेश दिया। बागी यानी विद्रोही गांव नष्ट कर दिए गए। सड़कों की सुरक्षा के लिए तथा जब कभी राजपूत जमींदार सरकार के खिलाफ कुछ गड़बड़ करे, उनसे निपटने के लिए वहां अफगान सैनिकों की बस्तियां बसाई गई। बलबन ने इन निर्मम तरीकों से स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद हम बात करेंगे बलबन के द्वारा सेना का पुनर्गठन व गुप्तचर विभाग को संगठित करने की। बलबन ने केंद्रीकृत प्रशासन के संचालन में सैनिकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। वह सैनिकों को शासन का मूलाधार मानता था, इसलिए उसने सैन्य संगठन को बेहतर करने पर विशेष बल दिया। सैनिकों के वेतन को बढ़ाया गया और सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। सैनिकों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए वह जंगलों में शिकार व कृत्रिम अभियानों के माध्यम से सैन्य अभ्यास करवाता था। बलबन ने एक कुशल और विश्वसनीय गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। गुप्तचरों के भय से अधिकारी और कर्मचारी अपना कार्य ईमानदारी और कुशलता से किया करते थे। गुप्तचर विभाग की कुशलता के कारण ही बलबन अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने में सफल हुआ। उस समय गुप्तचर को बरीद कहा जाता था और गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद मुमालिक कहा जाता था। बलबन ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने प्रशासन को चुस्त बनाए रखने के लिए निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। उसने सुल्तान के सबसे प्रमुख दायित्वों में न्यायिक कार्य को भी स्थान दिया। वह मानता था कि इससे प्रजा की सुल्तान के प्रति आस्था बढ़ेगी। हालांकि उसके द्वारा इन न्यायिक कार्यों के द्वारा उसने प्रजा को न्याय देने की अपेक्षा अमीरों की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने का कार्य ज़्यादा किया। प्रजा के ऊपर अत्याचार करने पर अमीरों को कठोर सजा दी जाती थी। उसके शासनकाल के दौरान अमीरों के द्वारा छोटे छोटे जो अपराध होते थे उसके बदले में भी उनको कठोर सजा दी गई। जैसे कि बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक द्वारा अपने एक नौकर की हत्या करने पर उसे आम जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया गया। वहीं अवध के इक़्तिदार हेबत खां द्वारा एक दास की हत्या करने पर उसे 500 कोड़ों की सजा दी गई। अवध का इक़्तिदार अमीन खां जब बंगाल के अभियान में असफल रहा तो उसे मृत्युदंड देकर अवध के फाटक पर लटका दिया गया। इसी प्रकार शेर खां जो बलबन का चचेरा भाई और शक्तिशाली सरदार था, उसको भी विष देकर मरवा दिया गया। तो बलबन ने न्याय कार्य किया, लेकिन वहाँ पर भी उसने अपने प्रतिद्वंदियों को इसके माध्यम से दबाने का कार्य किया।
इसके बाद हम बात करते हैं खलीफा को मान्यता देने की। बलबन इस्लामी जगत के मुखिया खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था। उसने वैधानिक सत्ता की स्थापना के लिए बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। उसके सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया जाता था। खुतबे में भी खलीफा का नाम लिया जाता था। सुल्तान के ये सभी कार्य स्वयं की वैधानिकता को मान्य करने से जुड़े हुए थे। इस प्रकार कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिनके द्वारा बलबन ने अपनी राज्य शासन को चलाया। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसका उद्देश्य सैनिक व प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व रखना था। वह राजा के पद को एक विशेष स्थिति प्रदान करना चाहता था जो अपनी शक्ति व सत्ता के लिए अभिजात वर्ग पर निर्भर न रहकर अपने व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित हो। उसकी यह भी मान्यता थी कि राज्य पद अत्यंत गौरवशाली है। उसका कहना था कि राज्य पद को गौरवशाली बनाए रखना राजा का परम धर्म होना चाहिए। वह राज्य शक्ति को परमात्मा की देन समझता था। अतः इस शक्ति के आधार पर बलबन अपने को आम जनता से ऊंचा मानता था तथा राजा के कर्तव्यों को निष्पक्षता से संपन्न करना अपना परम धर्म समझता था। बलबन के राजत्व सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, लेकिन वे किसी एक आधार पर आधारित न होकर विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित थे। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि बलबन के राजत्व सिद्धांतों में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का सुंदर समन्वय था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी अपने विचारों का विस्तार से विवेचन किया। उसने स्पष्ट रूप से सुल्तान के उच्च पद और शासक के कर्तव्यों के संदर्भ में विचार व्यक्त किए। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में राजपद की रूपरेखा ही तैयार की थी, परंतु बलबन ने उसे पूर्ण साकार रूप तथा शक्ति प्रदान की। वैसे बलबन जो है एक कठोर और निष्ठुर शासक था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में साधनों की परवाह नहीं करता था। अपनी सत्ता को चुनौती देने वालों के प्रति अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता था। इसी लिए बलबन जो है उसे के बारे में कहा जाता है कि तुर्की श्रेष्ठता को कायम रखने की नीति बलबन ने अपनाई, उसमें लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंची। लेकिन इस सब बातों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति नहीं अपनाई होती तो आंतरिक विद्रोहों एवं मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई होती। बलबन के बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि महान योद्धा, शासक तथा नीति निपुण बलबन, जिसने घोर संकटमय स्थिति में अल्पवयस्क मुस्लिम राज्य को सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सदैव उच्च स्थान पाता रहेगा। यानी जो तुर्की सत्ता है उसके सुदृढ़ीकरण में बलबन की महत्वपूर्ण भूमिका रही और अगर वो अपनी इन गतिविधियों से तुर्की साम्राज्य की रक्षा नहीं करता तो तुर्की साम्राज्य अपने प्रारंभिक समय में ही नष्ट हो जाता। इसीलिए प्रोफेसर हबीबुल्ला भी कहते हैं कि बलबन ने बड़ी सीमा तक खिलजी राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो इस प्रकार बलबन ने तुर्की साम्राज्य के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके राजत्व सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं आशा करती हूँ कि विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।